हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान और भारत के संदर्भ में कृषि यानी कि फसलें, जिसमें हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ ली हैं, वाणिज्यिक या नकदी फसलें हमने पढ़ ली हैं और आज हम पढ़ेंगे तिलहन फसलें। तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं और उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम तिलहन फसलों को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तिलहन, सबसे पहले तिलहन फसल कहते किसे हैं? ऐसी फसलें जिनसे तेल का उत्पादन होता है, यानी कि ऐसी तिलहन फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। जिन फसलों से तेल का उत्पादन होता है उन्हें तिलहन फसलें कहते हैं। कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं? तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि फसलें तिलहन फसलों के रूप में आती है। भारत में तिलहन की उपज को बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई। पीत क्रांति, यहाँ पे प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि पीत क्रांति किससे संबंधित थी। तो पीत क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है। क्योंकि तिलहन फसलें ज़्यादा बड़ी नहीं है, इस जल्दी ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम इसके अंत में, वीडियो के अंत में क्रांतियों के बारे में, फसलों से संबंधित जो क्रांतियां हैं, जो भी क्रांतियां हुई हैं, उन सभी क्रांतियों के बारे में हम अंत में पढ़ लेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि आपको खाद्यान्न फसलें या फिर वाणिज्यिक फसलों के बारे में पढ़ना है तो आपको वीपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ में एक वीडियो और भी है जिसमें 50 प्रश्न दिए हुए इम्पोर्टेंट खाद्यान्न फसलों के लिए, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब ये फसलों का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी की वीडियो भी इसके अंदर डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सरसों, राई, तारामीरा, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, जोजोबा या होहोबा राजस्थान में उत्पन्न होने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। भारत में प्रमुखतः तिलहन फसलों का उत्पादन उन स्थानों पर किया जाता है जहां की भूमि कम उपजाऊ और वार्षिक वर्षा की मात्रा भी कम होती है। यानी कि तिलहन फसलों के लिए ज़्यादा उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती और ज़्यादा वार्षिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पर उपजाऊ कम है भूमि और वार्षिक वर्षा भी वहाँ जहाँ कम होती है, वहाँ पर तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि इसका क्या कारण है? क्योंकि जहाँ पर उपजाऊ भूमि है और अधिक वर्षा होती है वहाँ पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि तिलहन की फसलों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और तथा अधिक उपजाऊ क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। एक तो इनको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, दूसरी चीज़ कि जहाँ पर अधिक उपजाऊ भूमि है और वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक होती है या नहीं भी होती है, लेकिन उपजाऊ भूमि है, तो वहाँ पर खाद्यान्न फसलों को ज़्यादा उगाया जाता है। यदि हम कुल बोए गए क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे अधिक कुल बोया गया क्षेत्रफल खाद्यान्न फसलों का है और उसके बाद तिलहन फसलों का है दूसरे नंबर पे। तो कुल बोए गए फसलों के क्षेत्रफल के अनुसार खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन फसलों का स्थान दूसरा है। यानी कि जितना भी फसल बोई जाती है, जितने क्षेत्रफल में, उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है तिलहन। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी है। यानी कि यदि भारत की भारत की बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य जो है वो तिलहन फसलों के लिए अग्रणी राज्य है। तिलहन फसलें कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो देखिए, रबी की फसल जो है, उस रबी के मौसम में सरसों की फसल बोई जाती है और खरीफ की कौन कौन सी हैं? मूंगफली और सोयाबीन। भारत में तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का होता है और उसके बाद मूंगफली का होता है। भारत में तिलहन में सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है और सेकंड नंबर पे मूंगफली का होता है। तिलहन की फसलों का
रासायनिक तथ्य, इनमें किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले सूरजमुखी की बात करें तो इसमें 64% लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। 64% लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायक होता है। लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायक होता है। नेक्स्ट बात करें सरसों की, तो सरसों के तेल में तीखापन होता है। जब सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो जब उसकी जो स्मेल है वो आँखों में जाती है तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो वह जो तीखापन है वो किसकी वजह से होता है? वह आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। आइसोथियोसाइनेट के कारण सरसों में तेल का जो तीखापन होता है वो आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। सरसों की कुछ प्रजातियों में, सभी में नहीं, कुछ प्रजातियों में एरुसिक अम्ल भी पाया जाता है। एरुसिक अम्ल सरसों में कुछ प्रजातियों में, जो कि मानव शरीर के लिए हानिकारक होती है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, किंतु सरसों और राई के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। सरसों में राई उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, जबकि अन्य संपूर्ण तिलहन की बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। यदि मूंगफली की बात करें, हम नेक्स्ट मूंगफली की बात करें तो मूंगफली जो है वो विश्व में सबसे अधिक भारत में उत्पादित की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है विश्व में? भारत में होता है। और यदि भारत की भी बात करें तो भारत में भी सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का गुजरात राज्य में होता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। उसके अलावा राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में चौथा स्थान है। राजस्थान का देश में मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। सबसे पहला स्थान विश्व में भारत का, भारत में गुजरात का, और भारत में राजस्थान का चौथा स्थान। और राजस्थान में मूंगफली उत्पादन में जयपुर जिले का सबसे पहला स्थान है। जयपुर जिले का सबसे पहला स्थान है मूंगफली उत्पादन में। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि बीकानेर का लुणकरणसर क्षेत्र जो है वो उत्तम मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, अच्छी किस्म के मूंगफलियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ये जो लुणकरणसर जगह है बीकानेर की, इसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। देखिए पुनः एक बार मूंगफली की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक मूंगफली विश्व में भारत में उत्पादित की जाती है। भारत की बात करें तो गुजरात में सबसे पहले स्थान पे, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। और राजस्थान में कौन सा जिला सर्वप्रथम है? तो जयपुर सर्वप्रथम है। लेकिन बीकानेर की एक जगह है लुणकरणसर, लुणकरणसर जो बीकानेर की जगह है वहाँ पर सर्वोत्तम यानी कि उत्तम किस्म के मूंगफलियों का उत्पादन किया जाता है। इसलिए इस लुणकरणसर स्थान को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तिल, सोयाबीन, अरंडी। सर्वाधिक तिल का उत्पादन पाली जिले में होता है। सर्वाधिक तिल का उत्पादन पाली जिले में होता है। सर्वाधिक अरंडी का उत्पादन जालोर जिले में होता है। सोयाबीन का उत्पादन झालावाड़ और बारां जिले में होता है। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन झालावाड़ और बारां जिले में होता है। सोयाबीन राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्व भाग यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और सर्वाधिक प्रोटीन भी सोयाबीन में ही पाई जाती है। यदि हम बात करें भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होती है? गुजरात में। सोयाबीन कौन से राज्य में होती है? तो वह है मध्य प्रदेश में। और सोयाबीन सर्वाधिक कौन से जिले में होती है राजस्थान के? तो सर्वाधिक सोयाबीन राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिले में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम जोजोबा या होहोबा। तो देखिए ये जो जोजोबा और होहोबा है ये भी एक प्रकार की तिलहन फसल है, लेकिन ये भारतीय मूल का पौधा नहीं है। ये पौधा इजराइल से मंगवाया गया था। इजराइल का एक पौधा है, लेकिन इसका जन्म स्थान जो है वो एरिजोना का मरुस्थल, या यूं कहें कि
ये जो जोजोबा या होहोबा है, ये रेगिस्तानी पौधा है, रेगिस्तान का पौधा है। तो कहाँ इसका जन्म स्थान कहाँ है? एरिजोना। ये एरिजोना मरुस्थल या कहें कैलिफोर्निया या मैक्सिको, मैक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना के रेगिस्तान में पाया जाता था। ये उसकी जन्मस्थली है। भारत में इसका उत्पादन करने के लिए इसको इजराइल से मंगवाया गया था। और इसके जो बीज होते हैं, इसके बीज में 45 से लेकर के 55, 45 से लेकर के 55% तक तेल पाया जाता है। जोजोबा होहोबा के जो बीज होते हैं उनमें सर्वाधिक तेल पाया जाता है, यानी कि 45 से 55% तेल पाया जाता है। सर्वप्रथम राजस्थान में इसकी खेती की शुरुआत काजरी संस्थान जोधपुर ने की थी। काजरी संस्थान, CAJRI, काजरी, काजरी संस्थान जोधपुर ने इसकी शुरुआत में खेती की थी। और इसकी खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर सिंचाई के साधनों का अभाव होता है, यानी कि जहाँ पर पानी बहुत कम है। क्योंकि एक रेगिस्तानी पौधा है, रेगिस्तान में आसानी से ये उत्पादन दे सकता है। इसका जो तेल है उसका उपयोग किस किस में किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधनों में, बड़ी बड़ी मशीनों और हवाई जहाज़ों में लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके तेल का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। आपको यहाँ पे बता दें कि जो उच्च तापमान वाली जो मशीनें होती हैं या जिनके ऊपर अधिक दबाव होता है, उन मशीनों में लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक के रूप में, जैसे ग्रीस वगैरह काम में लेते हैं, इस प्रकार से इसके तेल का उपयोग किया जाता है। साथ में सौंदर्य प्रसाधनों में और चिपकाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस जो जोजोबा के जो तेल है, उस तेल की गुणवत्ता मछली के तेल के जितनी होती है। जैसे मछली के तेल की गुणवत्ता होती है, वैसे ही इसके तेल की गुणवत्ता होती है। यदि हम जोजोबा के फार्मों की बात करें, राजस्थान में 3 फार्म बनाए गए हैं, कृषि फार्म जिसके। तो पहला कृषि फार्म है दंड जयपुर, दूसरा फतेहपुर सीकर, और ये सहकारी क्षेत्र का है। और केवल एक निजी क्षेत्र का है, वो है झज्जर बीकानेर। बीकानेर में कहाँ पे? झज्जर, झज्जर बीकानेर, जयपुर, सीकर और बीकानेर, 3 जगह। अगर इनके जिलों के नाम आए तो 3 जगह होहोबा या फिर इसको जोजोबा भी बोलते हैं। 3 जगह पर इनके फार्म है कृषि फार्म, जयपुर में, सीकर में और बीकानेर में। जयपुर में दंड, सीकर में फतेहपुर और बीकानेर में झज्जर। झज्जर। उसके बाद जो ये जोजोबा होहोबा है, इसका अगर इस पौधे का रासायनिक नाम पूछे तो या रासायनिक नाम या वनस्पतिक नाम, तो इसका नाम है, एक मिनट, साई मंडे साई मंडेसिया, मंडेसिया, साई मंडेसिया, चाइने सिमेसिया होहोबा। तो क्या नाम है इसका? साई मंडेसिया, चाइने सिम उनकी बात करी गई है। तो सोयाबीन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, मूंगफली सर्वाधिक गुजरात में, सरसों सर्वाधिक राजस्थान में, सूरजमुखी कर्नाटक में और नारियल तमिलनाडु में। तो ये थी तिलहन फसलें। अब हमने कहा था कि भाई पीत क्रांति, उत्पादन से संबंधित क्रांतियां कौन कौन सी हैं? हरित क्रांति। जो हरित क्रांति है ये संपूर्ण खाद्यान्न फसलों के लिए थी, लेकिन इस हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति सर्वाधिक गेहूं पर इसका प्रभाव पड़ा था। और भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता है, वो हरित क्रांति के जन्मदाता तो थे नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में हरित क्रांति
कौन थे? स्वामीनाथन थे, ऐसे स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, और तिलहन में भी सर्वाधिक प्रभाव सरसों पर। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए थी। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए थी, जिसमें पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वगैरह शामिल थे। लाल क्रांति जो है वो टमाटर उत्पादन के लिए थी। सुनहरी क्रांति, जो सुनहरी क्रांति है ये देसी अंडा उत्पादन के लिए है। रजत क्रांति जो है फार्मी अंडा के लिए थी। भूरी क्रांति जो है वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए थी। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन के लिए। और गोल क्रांति आलू के लिए। और इंद्रधनुष क्रांति सभी कृषि उत्पादन के लिए। तो एक बार पुनः देख ले। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। सफेद क्रांति जो दूध उत्पादन के लिए। और हरित क्रांति जो थी वो खाद्यान्न फसलों के लिए। और खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन इसमें किस पर प्रभाव पड़ा? वो पड़ा गेहूं पर। गुलाबी क्रांति है झींगा उत्पादन के लिए है। काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन के लिए। और सुनहरी क्रांति देसी अंडा उत्पादन के लिए। रजत क्रांति फार्मी अंडा उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण के लिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। और इंद्रधनुष क्रांति यानी कि सभी कृषि उत्पादन के लिए। तो ये थी प्रमुख क्रांतियाँ। और हमने पढ़ी हैं तिलहन फसलें। तिलहन फसलों में हमने बात कर ली। एक बार इसको अगर रिवीजन करना चाहें तो हम कर सकते हैं।